तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही डाल रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट में लाइट नहीं है, तो देख लो ये रिकॉर्डेड लेक्चर। और सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है, ये स्टेट बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ऐसा ही समझ लो। ये सिर्फ जेई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैं अभी अलग अलग करके मैं पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ, मैं यहाँ से हेडिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, दिख रहा है स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, स्पेशल पॉइंट समझ लो, नोट समझ लो, जैसे तुमको समझना है देख लो बस। ठीक है, इसके ऊपर जेई मेन जेई एडवांस में बहुत बार सवाल आए, तुम देखोगे तो तुमको क्लियर हो ही जाएगा कि हाँ बहुत बार सवाल आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इज कोलिनियरिटी। ठीक है, तो कोलिनियर तो मैंने पढ़ाया ही है, कोलिनियर क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो पहले पढ़ा चुका हूं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors a vector and b vector are parallel, then a is equal to lambda b। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, if two vectors, देखते जाओ ध्यान से, a vector and b vector are parallel या कोलिनियर, एक ही वर्ड है, then a क्रॉस b is equal to 0। याद होगा कल ही बताया था। ठीक है, इसका हम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर आज के बाद अगर हम कभी अपने को a क्रॉस b 0 मिल गया तो तुम a इज इक्वल टू लैम्डा b का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसके ऊपर सवाल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये पहला पॉइंट है, इफ 3 पॉइंट्स a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर आर कोलिनियर, देन, ठीक है ध्यान से देखना, बहुत बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तुम लोगों को जो मैंने शीट दी है उसमें भी इस कोलिनियरिटी करके एक हेडिंग है, उसके ऊपर सवाल है बहुत सारे। तो अभी पहले मैंने वेक्टर्स की बात की, ए और बी वेक्टर्स थे, यहाँ पे भी ए और बी वेक्टर्स थे, गिवन है वेक्टर्स। यहाँ पे पॉइंट्स है जिसको मैंने वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, तो तुम समझ सकते हो क्या चीज की बात कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं 3 पॉइंट्स बना रहा हूँ बोर्ड पे, देखना ध्यान से। वैसे तो कॉमन सेंस ही है ये भी, लेकिन मैं अच्छे से ही करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। ये तीनों पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, या फिर मुझे कुछ एक तो भी वेरिएबल दिया वो निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो मैं यही वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए। सिमिलरली मैं ए सी वेक्टर निकालूंगा, इज इक्वल टू सी माइनस ए, और कोई बी सी वेक्टर भी निकाल सकते हो, दैट इज सी माइनस बी। समझ रहे हो ना? ठीक है ना, मैंने पोजीशन वेक्टर्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, ये वाला वेक्टर भी निकाल लिया, ये वाला वेक्टर भी निकाल लिया, और ये वाला वेक्टर भी निकाल लिया। अब मैं ये वाला कंडीशन यूज कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी, और बी सी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी, और ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी। ठीक है, सॉरी लिख दिया है, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। इन तीनों में से तुम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, समझ गए होगे तुम। हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वेक्टर्स बना लिया, और वेक्टर्स बनाने के बाद यही वाला रिलेशन यूज कर लिया, a इज इक्वल टू लैम्डा b वाला। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट कोलिनियरिटी में ही, देखो पहले ही, if 3 points a vector comma b vector comma c vector are collinear, then, ठीक है, कल का लेक्चर अगर याद होगा तो कल के लेक्चर में एक चीज पढ़ाई थी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, अगर उसके तीनों वर्टाइसेस दिए हैं, देखो यहाँ पे छोटा सा बना के याद दिला देता हूँ। अगर ये वेक्टर दिया है ए वेक्टर और ये वेक्टर दिया है बी वेक्टर, तो इसका एरिया होगा हाफ ए क्रॉस बी। अगर ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया है बी वेक्टर, और ये दिया है सी वेक्टर, तो इसका एरिया क्या निकाला था हमने? तुमको याद होगा, यही वाला कंसेप्ट यूज किया था। वेक्टर बनाया था बी माइनस है, वेक्टर बनाया था सी माइनस है, और दोनों का क्या ले लिया था? क्रॉस। तो उससे रिलेशन क्या आया था? उससे रिलेशन आया था ए क्रॉस बी
प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड और हाफ मल्टीप्लाइड था, ठीक है। अब ये चीज सोच के देखो, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, कल भी बता दिया था, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं। तो उसका एरिया आएगा क्या? नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो मैं वही लिख रहा हूं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक सेकंड लिखो तुम लोग खुद से, ये पॉइंट बना के लिखो। हाँ स्वप्न, कुछ नहीं लेना है, बस टिफिन दे दो मेरे को, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पे तुमने ये लिखा होगा कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कल पढ़ा दिया था मैंने, ये एरिया हो गया, मैंने एरिया पे ट्रायंगल 0 कर दिया। ये चीज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखी थी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, जो तुमको एडवांस में काम आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू 0 इन अ क्वेश्चन may imply, may क्या कंफर्म ही रहता है, may imply यूज ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। ये कंफर्म है, ये यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू 0 दिया है तो कोलिनियरिटी का इस्तेमाल तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये कोलिनियर के लिए मैंने सारे कंसेप्ट्स बता दिए हैं। इसमें एक और कंसेप्ट होता है, देखो अगर वो भी देखना चाहो तो ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी सब बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये देख लो, एक चीज सुन लो बस ध्यान से, ये देखो ए बी इज इक्वल, या छोड़ो चलो उसी समय देख लेंगे। इसके ऊपर एक और पॉइंट रहता है जो तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में है, ठीक है। तो वो मैं तुमको लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट करके एक टॉपिक है उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। स्पेशल पॉइंट में पहला पॉइंट था कोलिनियरिटी, ठीक है। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे काम की चीजें स्टार्ट होगी। सेकंड इज सेंट्रॉइड, ठीक है। तुम समझ रहे होगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, फिर इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तुमको पता है सेंट्रॉइड आसान सा होता है, इन सेंटर भी आसान होता है, हार्ड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर होता है, इसका सही में हार्ड है। तो मैं सेंट्रॉइड याद दिलाता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब क्या, इसी के लिए मैं इसको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये पूरे डिटेल में पढ़ के रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेंट्रॉइड लिख देता हूं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सारे मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये, ठीक है। ये ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। मैं तीनों मीडियंस तो बना नहीं रहा हूं, एक ही मीडियन बना रहा हूं। मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, ठीक है। अब ये याद होना चाहिए कि ये सेंट्रॉइड रहता है जी, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है ना, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी याद होगा। तो ज्योमेट्रिकली ही सारी चीजें बता देता हूँ, लिख भी देता है यहाँ पे, AG is to GD is 2:1। सिमिलरली इधर से लिख लेना और उधर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या रहता है इसका मिड पॉइंट। अगर ये पॉइंट निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था। ये B है, ये C है, तो D क्या हो जाएगा? B + C/2। और ये G के कोऑर्डिनेट्स भी तुम निकाल लोगे कैसे? 2 into this 1 into this upon 2 + 1, ठीक है, फॉर्मूला। तो मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं A + B + C/3, ठीक है ना, जो कि वहां पे भी रहता था, यही तो रहता था वहां पे भी, ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तो यही पढ़ाया था, A + B + C/3। यही चीज, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर यही चीज तुमको मैं इस फॉर्म में लिख के दूं, कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिख के दूं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और तीसरा x3 y3 z3, तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी के, लिख देता हूं आपको, ठीक है। सेम x1 + x2 + x3/3, सेक्शन फॉर्मूला लगा के देख लो, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3, ठीक है। इसके ऊपर 2019 में इसके ऊपर सवाल आया था, जो मैंने तुम लोगों को उस दिन करवाया भी था, ठीक है ना। तुम देख लेना, 41 ईयर का पहला सवाल है, इसके ऊपर आया है।
ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर जेईई एडवांस में भी सवाल है सेंट्रोइड के ऊपर, ठीक है। अभी इसके यार इसके अलावा प्रॉपर्टीज थी बहुत सारी, अगर तुम लोगों को वो याद नहीं रहेगा तो तुम लोग कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी लिखा दिया, मैं प्रॉपर्टीज याद दिलाता हूँ एक बार के लिए। मैं ये लाइन हटा रहा हूँ बस, ठीक है। मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, ये ज्वाइन कर रहा हूँ और ये ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर तुमको याद होगा ये सारी चीजें, तो मैंने बोला था कि ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया तीनों इक्वल रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ सकता है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुमको सेंट्रोइड निकालने नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि सेंट्रोइड निकाल के दिखाओ, तुमको बोलेगा कि एक ऐसा पॉइंट है इस ट्राइंगल के अंदर जहां से वो जी नहीं नाम देगा, उसको पी नाम दे देगा, बोल देगा एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी सी। तो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट सेंट्रोइड होगा। समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट सेंट्रोइड वाला पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी तुमको याद होना चाहिए, अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 3, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और भी एक चीज बताई थी, हाँ इसमें ये चीज बोला था कि सेंट्रोइड जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। उसका कारण ये है कि हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे, भी इंटरनल डिवाइड करें ये भी, और ये भी बोल सकते हो कि यार सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास होता है ट्रायंगल का, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखूं क्या? जो लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, ये सब लिखाया है, रिवाइज करा दे रहा हूँ, ऐसे समझो। BGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। और ये नहीं लिखा रहा हूं यार, ये तुमको लिखना हो लिख लेना कि सेंट्रोइड लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आसान वाला पार्ट था, सेंट्रोइड आसान रहता है सेंट्रोइड, क्योंकि जो चीज निकालने के लिए फॉर्मूला है वो आसान है, जो चीज निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है उसमें अपनी हालत खराब होगी। तो देखते हैं हम, ठीक है। ये आसान वाला है, इसको भूलना मत, मैंने सेंट्रोइड यहाँ पे सब कुछ लिख दिया अच्छे से। थर्ड इज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, और ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में भी है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है, स्टेट बोर्ड की बुक में सिर्फ फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है इन सेंटर को, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको दो अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है। इसको एक चैप्टर में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और एक चैप्टर में पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। तो हमने इसको दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। एक हमने बोला था कि इन सेंटर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यहाँ क्या लिखूं मैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, देख लेना, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। बनाता हूं मैं बोर्ड पे, लो देखो ये ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, ठीक है। ये पहला एंगल बाइसेक्टर, एक ही एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं मैं, समझ जाना तुम। ये A/2, ये भी A/2, ये ABC, ये D लिख देता हूं इसका, ठीक है। यहाँ पे कहीं पर I आएगा, यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, तीनों आके जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको I बोलते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम टाइम नहीं होता है, ये वाला लेंथ सेम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इन सेंटर बोलते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इन सेंटर की एक और डेफिनेशन थी, अगर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा या फिर मैंने भी एसओटी में पढ़ाया था, इन सेंटर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर जो सर्कल बनाओगे उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर हमको ये बताओ कौन से इन सेंटर की बात कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला या फिर एसओटी वाला, दोनों सेम ही डेफिनेशन है। ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, देखो प्रूव करता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, ये रेडियस है क्योंकि वो टैंजेंट है, ये भी रेडियस है, ये भी टैंजेंट है, ये भी रेडियस है, ये भी टैंजेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ,
ये आर ये 90 ये साइड कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये भी a/2 ये भी a/2, सिमिलरली ये भी b/2 ये भी b/2, सिमिलरली ये भी c/2 ये भी c/2। तो फिर ऐसा बोल देते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा ये दोनों कंसेप्ट, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं बता दूं कैसे यूज करेंगे, फिर से सुन लो। ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनाएंगे उसके सेंटर को क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल। इसके रेडियस को क्या बोलेंगे, इन रेडियस, ठीक है। उन सब के लिए भी फॉर्मूला लिखा देंगे करके। चलो अभी मैं ये छोड़ रहा हूं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी। अगर तुम लोगों को याद होगा यार, अब मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्रूव करना मैंने बताया था, हम लोगों ने ये प्रूव साइन रूल से किया था, ठीक है। क्या हमने साइन रूल से प्रूव किया था, बताता हूं मैं, ठीक है। हमने ये रेशियो निकाला था, BD/DC का रेशियो निकाला था, ये BD/DC का रेशियो, ठीक है। वो निकाल के दिखा देता हूं तुम लोगों को, क्या आया था पहले लिख देता हूं। ये सब इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूं, अगर एडवांस के क्वेश्चंस करने तो ये सब याद होना चाहिए। BD/DC का रेशियो रहता है ये वाला C/D। अरे यार मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लेंथ C होगा और ये लेंथ B होगा, मैं बोल रहा हूं इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। मैं इसको प्रूव करके दे देता हूं, साइन रूल याद होगा तो, ठीक है। तो ही प्रूव होगा ये, तुमको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। थीटा ये 180 माइनस थीटा, साइन रूल याद होना चाहिए। इस लेंथ को x लिख देता हूं और इस लेंथ को y लिख देता हूं, ठीक है। देखो साइन रूल लगा रहा हूं, x अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू c अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो नहीं लिख रहा मैं। नेक्स्ट सिमिलरली y अपॉन साइन a/2 उस वाले ट्रायंगल में, उधर वाले, इज इक्वल टू b अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। दोनों को डिवाइड मार दो, x by y इज, ये कैसे कटा सोच लेना, c/d, रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये रेशियो ऐसे निकलवाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स निकालो और देखो, उसमें ये सब छापने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स में एकदम ढंग से कराया तुम लोगों को बैठा के, एकदम ये अच्छे से अपन ने बहुत टाइम लगा के प्रूव किया था कि याद रहे, ठीक है। तो ये रेशियो इस के रेशियो के बराबर रहता है, ठीक है। BD/DC का रेशियो हो गया। अच्छा एक ऐसी टाइम पास उस समय भी ये करवाया था, अगर कोई तुमसे BD का लेंथ पूछे, BD का लेंथ, ठीक है ना, तो यार ये क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का एक चैप्टर था 10वीं में, शायद पढ़े हो अच्छे से। ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, C के रेशियो में, ठीक है। तो BD क्या आएगा, देखो लिखता हूं मैं, C अपॉन C+B इंटू A, अरे है ना यार, ठीक है। और DC क्या आएगा, B अपॉन C+B इंटू A, ठीक है। चलो ये अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तुम सोच सकते हो खुद से भी। नेक्स्ट, अरे मैं ये रेशियो निकाल रहा हूं, AI/ID, ये भी हम लोग निकालते थे इस फॉर्मूले से, साइन रूल से। तो ये AI/ID का रेशियो क्या होता है, B+C या C+B जो भी है, C+B/A का, ठीक है। ये रट्टा होना चाहिए, ये रट्टा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस समय भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोर्ड पे, ये ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बोल रहा हूं A को A वेक्टर, B को बोल रहा हूं B वेक्टर और C को बोल रहा हूं C वेक्टर, ठीक है। क्या डालूं, मुझे ये रेशियो पता है, C/B का रेशियो है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के D पॉइंट निकाल लोगे। D पॉइंट निकालने के बाद तुमको ये वाला रेशियो भी पता है, देखो ना AI/ID का रेशियो C+B/A, तो ये वाला रेशियो भी पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के I भी निकाल लोगे। तो अगर I निकालोगे तो क्या आता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा है और ये लिखा है, दोनों लिख के दे रहा हूं। पहले I लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट सॉरी वेक्टर फॉर्म में, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन A प्लस B प्लस C। नहीं समझ में आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं आया तो याद कर लो, ठीक है। मैं इसको बस एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में बता देता हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में ये रहता है I वेक्टर, I क्या रहता है, तो बस वही है, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2,
ये x3 y3 z3, तो क्या आया था उसमें ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। जाके देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार, पढ़ लो, रिवाइज हो जाएगा वो। बस ये दोनों उस समय लिखाया था, अभी यार z भी आ गया, तो az1 प्लस az2 प्लस bz2 प्लस cz3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया वेक्टर फॉर्म और ये हो गया उसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये दोनों तो यार रटा है तुमने भी, ठीक है ना। हम लोग ये इन सेंटर का फॉर्मूला रट के रखते हैं, क्योंकि ये और सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई होता है डायरेक्टली। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए तुमको। ये निकालने का और भी एक दो तरीका है आगे चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए तुमको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे जो जो पॉइंट्स लिखे थे मैंने, जैसे मैंने इसके लिए क्या बोला था कि सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर तुम ज्वाइन करोगे तीनों वर्टेक्स को, तो तीन ही ट्रायंगल में वो डिवाइड होगा, तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम। तो ऐसी ही कुछ डेफिनेशन इन सेंटर के लिए भी होती है, वो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं इन सेंटर के लिए। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, इसका कारण बहुत सिंपल सा है, ये क्या ही बताऊं मैं। अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाओगे तो सेंटर तो उसका ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बनाओगे तो अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, अभी ऑर्थो सेंटर और क्या था, एक सर्कम सेंटर पढ़ाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये मैं इन अंदर बाहर वाला कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे एडवांस में बहुत अच्छा सवाल बनेगा। ठीक है, अब वो तो बनेगा ही, अपने देखेंगे रिवीजन वगैरह में भी, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे नोट्स में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, देखो इन सेंटर, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो भूल जाओगे तुमको। क्या है ना कि हार्ड बनाने के लिए बस क्या बोलेगा कि तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे देगा, इजी बनाने के लिए बोल देगा इन सेंटर निकालो, तो तुम इन सेंटर का फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे। और हार्ड बनाने के लिए क्या बोलेगा कि एक ऐसा पॉइंट निकालो ट्रायंगल के अंदर जहां से जब तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो लेंथ सेम आता है। समझ गए सवाल? ठीक है, देखो मैं लिखता हूं पहले, उसके बाद तुमको ये एक्सप्लेन करता हूं। इन सेंटर is a point inside the triangle from where perpendiculars drawn on all the three sides are of equal length। ठीक है, ऐसा एक ही पॉइंट है अंदर जहां से तुम इन तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो तीनों का लेंथ बराबर आएगा। ठीक है, तो तुमको ऐसे सवाल में ये इन सेंटर का बोलेगा एक पॉइंट निकालो ट्रायंगल के अंदर जहां से परपेंडिकुलर बनाया तीनों साइड के ऊपर तो लेंथ इक्वल आया। तो तुमको ये लाइन पढ़ के समझ जाना है कि भाई मेरे को और कुछ नहीं, इन सेंटर ही निकालने बोल रहा है, इन सेंटर निकालने बोल रहा है, तो लगा देना फॉर्मूला, निकल जाएगा। लिखो ये आराम से। पढ़ के नहीं आता सही है ना दे मुझे ऑन आ रहा है ये सब। अभी समझ गया ना? हाँ समझता बहुत है अच्छे से, याद ही रहता है। चलो ठीक है, अभी मैंने तुम लोगों को ये पहले भी कराया था। ठीक है, अभी भी ये सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है, मैं बस एक ही सवाल करा रहा हूँ। और मुझे तो ये सब पढ़ाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सारी चीजें पढ़ा के रखी है, बस ये फॉर्मूला भी लिखा देता तो भी चल जाता। इसमें जो भी चीजें बताई है, ये फॉर्मूले दोनों को छोड़ के ये सारी चीजें तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स में देख लो, ऐसे ही पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा तुमको। ठीक है, तो जेई में एक सवाल आया है, वो भी एडवांस में। ठीक है, और बहुत इजी सा सवाल है, अगर तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे तो लिखो। इसको करने का और भी एक तरीका है, लेकिन ये जो अभी जो पढ़ाया है वहीं से एक बेस्ट तरीका मिलेगा उसका।
ठीक है, मैं 2 मिनट देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज कर सकते हो। कंसेप्ट, ठीक है, तो हो गया होगा शायद, तुम लोगों ने ट्राई मार लिया होगा। ठीक है, चलो ले लो 1 मिनट यार, तो उसके आगे नहीं पढ़वा रहा हूं। ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल दिया हुआ है और हमने ए से हमने कुछ तो भी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया है, उसका लेंथ निकालना है। ठीक है, करो ट्राई करो। ये हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये a/2, ये a/2। तो बेसिकली मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालना है। ठीक है, अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं तुमको इसकी इक्वेशन निकालना भी सिखा दूंगा एक बार में। मैंने तुमको ये 2D में सिखाया भी था, मैं वो भी याद दिला दूंगा। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। तो तुम ये देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो अभी बताया था कि ये जो पॉइंट होता है वो इस ए और इसके रेशियो में डिवाइड होता है। तो तुम ये वाला लेंथ निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकालो। क्या है, मैं भी लिखता हूँ, क्या है 1 + 4 + 1, ये आ रहा है √6। ये मैं निकालता हूँ 36 + 9 45, 45 + 9 54, दिस इज √54। ठीक है, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालोगे, 54 6 के टेबल से जाता है ना, हाँ, तो अगर रेशियो में डिवाइड इन दोनों का रेशियो देखोगे तो ये 1:3 का रेशियो आएगा। दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल लो ना, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, समझे? तो ये पॉइंट निकाल लोगे कैसे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के लगाओ और फिर ये लेंथ निकाल लो। a/id प्लस 1 कर देंगे दोनों तरफ, फिर आ जाएगा ना AD = a + b + c / a × id। आइडिया है क्या? id का है वो है क्या? चलो करो। मेरे को मान नहीं है सर। मेरे को आंसर बताओ इसका, नौकरी सवाल का। ना रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं, वरना क्या पता बंद हो गया। हो रहा है ठीक है, तो करो तुम लोग, मैं तब तक बोर्ड रब करता हूँ। ठीक है, ये दोनों तो पार्ट आसान था, इसमें बस ये सेक्शन फॉर्मूला वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा तुमको, रेशियो वाला पार्ट। इसके बाद जो दो कंसेप्ट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा आसान बोलो या बहुत ज्यादा हार्ड बोलो, क्योंकि उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। ये अच्छी बात भी है, कुछ पूरे के पूरे कंसेप्ट्स लगाने हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट निकालो ना, फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो, लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया होगा आंसर, किसी का आंसर निकलेगा तो मैं बता देता हूं। ठीक है ना, 4th तुम हेडिंग डाल सकते हो। 4th इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 2019 और 2018 में ऑर्थो सेंटर के ऊपर सवाल आया है एडवांस में। ठीक है, तुमको मेंस में कंफर्म बोलता हूं इसके ऊपर ही सवाल मिलेगा, इन सेंटर और सेंट्रोइड के ऊपर, लेकिन एडवांस में तुमको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के ऊपर सवाल मिलेगा। चलो बोर्ड पे देखना स्टार्ट करो, ये बंद कर दो करना। अच्छा, ये क्या होता है, सबसे पहले इसका पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स।
ठीक है। एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब मैं एक काम करता हूं कि ट्रायंगल बना लेता हूं और ऑर्थो सेंटर बना के दिखाता हूं। ये A, ये B, ये C, ठीक है। देखो एल्टीट्यूड्स कौन से होते हैं, ये होता है एल्टीट्यूड हाइट, ये है एल्टीट्यूड हाइट, और ये है एल्टीट्यूड हाइट, ठीक है। इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को H बोलते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा आगे अपने पास तीन प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं। अपने पास तीन प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है राइट और एक होता है ऑब्ट्यूस। अब वो तीनों के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं तुमको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, इसको ध्यान से। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख सकते हो। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, पर इस केस में ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालूंगा मैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सवाल है। ये A वेक्टर, B वेक्टर, ये C वेक्टर और ये H वेक्टर मान लेता हूं, H लिख देता हूं, उसको H ही लिखो ना, हाँ ठीक है, उसको H लिख दिया मैंने। चलो देखो बोर्ड पे ध्यान से। अच्छा ये लाइन और ये लाइन या वेक्टर जो भी बोलो, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये वाला वेक्टर HA वेक्टर लिख रहा हूं या AH वेक्टर लिख रहा हूं, AH वेक्टर डॉट ये कौन सा वेक्टर हो गया, BC वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सुनना ध्यान से, सवाल क्या आया था वो भी बता दूंगा, बहुत सिंपल सा सवाल आया था। ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 किया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वेक्टर दैट इज CH वेक्टर डॉट AB वेक्टर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली HB वेक्टर या BH वेक्टर डॉट AC या CA जो लिखना है, AC वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तीनों अगर सेटिस्फाई किया तो हम बोलेंगे H जो है वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। इसको इस वे में भी लिख सकता हूं, देखो AH को लिख देता हूं H माइनस A, BC को लिख देता हूं C माइनस B, ठीक है। फटाफट ये वही H माइनस C B माइनस A। मैं सवाल बताता हूं तुम लोगों को, यहाँ पे आया था H माइनस B C माइनस A इज इक्वल टू 0। देखो सवाल क्या आया था IIT JEE एडवांस में लास्ट ईयर, ठीक है। ऐसे तीन चीजें लिखी हुई थी, ये H की जगह पे P लिख दिया, यहाँ पे भी P लिख दिया, यहाँ पे भी P लिख दिया, और बोला कि बताओ भाई P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये तीनों लिख के दे दिया और बस यहाँ पे H की जगह पे P लिख के पूछ लिया कि बताओ P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P क्या रिप्रेजेंट करेगा, P ऑर्थो सेंटर रिप्रेजेंट करेगा। वो तुमको ज्योमेट्रिकली सोचना पड़ेगा, वो दो तरीके से सोच सकोगे। अगर तुमको पता होगा डॉट प्रोडक्ट 0 किसका होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या होता है, और दूसरा एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते क्या है, ये दोनों चीजें अगर तुमको पता होगी तो तुम ये सॉल्व कर लेते एग्जाम में। जो एग्जैक्ट सवाल आया था वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था, ये तो चलो सवाल के थ्रू ही समझ में आएगा, मैंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था वो बता देता हूं। फॉर an acute angled triangle, ortho center lies inside the triangle. For an right angled triangle, ortho center lies on the triangle. For an obtuse angled triangle, ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं बहुत सिंपल से ज्योमेट्री बना के प्रूव कर देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया एक्यूट, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये हो गया ऑब्ट्यूस, ठीक है। एक्यूट का तो टेंशन मत लो, एक्यूट में तो अंदर ही लाई करता है, मैं बना बना के दिखा रहा हूं ज्योमेट्रिकली ऐसे ही बस, ठीक है। यहां से इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है सारे सवाल इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां से एल्टीट्यूड बनाओगे तो ये बनेगा, यहां से एल्टीट्यूड बनाओगे तो ये बनेगा, और यहां से एल्टीट्यूड बनाओगे तो ये बनेगा। तीनों आगे कहां मीट किए, ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द ट्रायंगल वेयर इट इज राइट एंगल, जहां पे वो राइट एंगल है वहीं पे ऑर्थो सेंटर लाइन करता है, ठीक है।
इसके ऊपर आईआईटी में बहुत बार सवाल भी आया है। इसके ऊपर सवाल यह है कि एबीसी दे दिया है तुमको, मैंने इसमें एओडी में भी करवाया था। एबीसी ट्रायंगल दे दिया और बोल दिया है कि उसका ऑर्थो सेंटर बी पे है। यहां से क्या समझ में आएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और बी पे 90 डिग्री बन रहा है। ऑर्थो सेंटर इसके लिए बना लो, इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डाला, इसको भी एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डाला और यहां से परपेंडिकुलर डाला, एक्सटेंड किया, तीनों आगे यहाँ पे मीट करिए, ट्रायंगल के बाहर लाई किया, ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब बताया था मैंने, ये तीनों पॉइंट लिखो, आगे रखा है। नेक्स्ट, ठीक है, ये लिखो। बाहर निकालूंगा उसे, लेके चले जाऊंगा। चलो ये ठीक है। ये हटाता हूं मैं, ये तुम बना लेना खुद से, ठीक है। इसमें एक लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर मुझे लगता है सवाल आ सकता है किसी भी साल, ये ए, ये बी, ये सी, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसमें एक सवाल पूछा था लास्ट ईयर, अगर तुम लोगों को याद होगा, टाइम भी दिया था करने के लिए। ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर इज एच। मैंने पूछा था ट्रायंगल बीएचसी का ऑर्थो सेंटर बताओ। मैंने पूछा था ट्रायंगल एएचसी का ऑर्थो सेंटर बताओ। लास्ट मैंने पूछा था ट्रायंगल एएचबी का ऑर्थो सेंटर बताओ। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो निकालना भी याद दिला देता हूं। ये ट्रायंगल हो गया, इसका मैं ऑर्थो सेंटर बता रहा हूं, इस ट्रायंगल का बीएचसी का, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर इसका लाल वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर्स बना के। तो मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं, इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसको एक्सटेंड किया और परपेंडिकुलर बनाया, यही तो है परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, देखो ना ये बन गई तो है, और फिर इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, देखो बन गई तो है। तीनों आगे कहां मीट किए, यहीं पे। तो बीएचसी का ऑर्थो सेंटर इज ए, एएचसी का ऑर्थो सेंटर इज बी एंड एएचबी का ऑर्थो सेंटर इज सी, लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑर्थो सेंटर का काम खत्म। अब लास्ट सरकम सेंटर। एक बजे से मैं लाइव क्लास ले लूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा लूंगा, बस ये देखो क्या पांचवा है ना था सरकम सेंटर। इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आराम से 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लो। उसके बाद ठीक है। हाँ, तो ये क्या था, अब हो गया ना, मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, एल्टीट्यूड्स हो गया, क्या बचा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यही बचा है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपने सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, इसमें भी मैं तुमको सारी चीजें ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो गड़बड़ ये मत करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही लोग नहीं बना पाते, ठीक है। अपने को बना लेना ढंग से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करना है। ये जरूरी नहीं है इससे पास करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सिमिलरली ये बना दिया मैंने, सिमिलरली ये बना दिया मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैपिटल ओ बोलते हैं, सरकम सेंटर, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसकी एक और डेफिनेशन थी, सरकम सेंटर मतलब सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल को सरकम सर्कल बोलते हैं,
और उसके सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं और उसके रेडियस को सरकम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज पढ़ी है। सरकम रेडियस का फॉर्मूला, इन रेडियस का फॉर्मूला एसओटी में लिख के है, जो कि याद करने बोला था। तुमको याद होगा तो साइन रूल, a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to 2r। ठीक है, वो r जो था कैपिटल R सर्कम रेडियस रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओ दोनों बात एक ही है। मैं अब प्रूव करके देता हूँ 1 सेकंड के अंदर कि ये और ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं वर्टेक्स से, इसको इस वर्टेक्स से ज्वाइन करूं और इसको इस वर्टेक्स से ज्वाइन करूं, तो मैं बोल रहा हूं तीनों जो ग्रीन लाइनें बनाई हैं तीनों का लेंथ क्या होगा? सेम। ठीक है, क्यों सेम होगा वो तुमको पता है। काम करो, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बनाता हूं। हाँ देखो इधर, ये दोनों डेफिनेशन सेम है, ये प्रूव कर रहा हूं। ये इसका सेंटर हो गया, ये बनाया मैंने, डॉटेड लाइंस देख लेना बस। ये तीनों का लेंथ सेम होगा क्योंकि तीनों क्या है? रेडियस है ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैंने यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अगर तुम लोगों ने सर्कल पढ़ा है, ठीक है, तो तुम लोगों को याद होगा इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रूव नहीं कर रहा मैं, तुरंत कॉम्बिनेशन से प्रूव हो जाएगी। ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तो प्रूव हो गया ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल नहीं आए आज तक। ठीक है, लेकिन मैं कंफर्म बोलता हूँ किसी न किसी साल तुमको मिल ही जाएगा, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर। तो तुम तैयार रहो इसके लिए। ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, b प्लस सी बाई 2। इसको d नाम देता हूँ, इसको e नाम देता हूँ और इसको f नाम देता हूँ। ठीक है ना, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी 90 वाला कंसेप्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ OD वेक्टर और BC वेक्टर परपेंडिकुलर। तो मैं लिख रहा हूँ OD इज परपेंडिकुलर टू BC, सिमिलरली OE इज परपेंडिकुलर टू AB, और सिमिलरली मैं लिख रहा हूं OF इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, यहां पे D का कंसेप्ट यूज कर लिया। D क्या है? BC का मिड पॉइंट। ठीक है, तुमको अगर ये वेक्टर के फॉर्म में मिला एग्जाम में तो ये मिला, ये लिखा हुआ दिखेगा। या ये O को है ना ओरिजिन मत पकड़ लेना, ओरिजिन भी हो सकता है। मैं P वेक्टर लिख लेता हूं, तो मैं लिखता हूं इसको P माइनस दिस या दिस माइनस P, कुछ भी लिख सकते हो। P माइनस B प्लस C बाई 2 into this vector b minus c is equal to 0। अरे यार समझ में आ जाना चाहिए, है ना। p माइनस b लिखा है मतलब bc का मिड पॉइंट है, और इस c माइनस b वेक्टर के साथ डॉट 0 किया मतलब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली p माइनस a प्लस b बाई 2 a माइनस b इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, और सिमिलरली थर्ड p माइनस क्या है वो? a प्लस सी बाई 2 a माइनस सी इज इक्वल टू 0। तुमको क्या सवाल देगा पता है? ये तीनों लिख के दे देगा और बोलेगा बताओ p है क्या, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चारों ऑप्शन दे देगा, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जो भी है, तो तुम बता देना। लोकस ऑफ p, लोकस वर्ड यूज करने का, लोकस ऑफ p इज सर्कम सेंटर। ठीक है ना, तो ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ये सर्कम सेंटर रिप्रेजेंट करता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं इस बार एक बार में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। ठीक है, तो एक्यूट के लिए फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ फॉर एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल circumcenter lies inside the triangle. For an right angled triangle, circumcenter lies on the triangle. ठीक है, लो बोलो जवाब दो जरा। ये ट्रायंगल है, इसको एक एक करके तीनों बना दूंगा मैं, एक बार राइट, एक बार ऑब्ट्यूस, एक बार एक्यूट। ठीक है,
सबसे पहले तुम राइट और ऑब्ट्यूज और एक्यूट छोड़ो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है। मुझे इसका बताओ सेंटर का लाई करेगा। अगर ये 90 है, सेंटर यहाँ लाई करेगा, है ना। ये 90 है तो ये क्या हो गया, डायमीटर। ये कांसेप्ट पढ़े होगे, डायमीटर सरकमफेरेंस में 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये डायमीटर है तो सेंटर इसके बीच में होगा, तो इसको ट्रायंगल का क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो लिखा फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमसेंटर लाइज ऑन द ट्रायंगल दैट इज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सवाल बनेंगे और वेक्टर 3D के भी सवाल बनेंगे, तुमको दोनों आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट में लिख देता हूं, इन सबको प्रूव करा है। फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सर्कमसेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आउटसाइड ऑन इनसाइड, ये याद रखना। इसमें वही फिर से बता दे रहा हूँ, ये राइट वाला कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर तुमको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तुमको बोल देगा कि एक ट्रायंगल है जिसका सर्कमसेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पे है, तो तुमको समझ जाना है कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिखो ये। अच्छा, इसमें एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बना के दे रहा हूं, देखो बोर्ड पे शांति से देखो इधर, वही वाला स्टार्ट वाला ही ट्रायंगल बना रहा हूं, मतलब ऐसे ही समझ लो कि एक्यूट वाले के लिए ही सब कुछ सीख लेते हो और फिर पॉइंट बना के सबके लिए याद कर लेंगे। जैसे ये और ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या आएगा, बराबर सर्कम रेडियस के इक्वल। तो देखो ना, मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं, सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट from where distance of the is a point in the plane of triangle from where distance of all the vertices of the triangle is equal। समझे क्या, सर्कल सेंटर क्या एक ऐसा पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है वो, अंदर बाहर ऊपर, ठीक है, जहां से तीनों वर्टेक्स का लेंथ क्या है, इक्वल। तो तुमको डायरेक्ट एग्जाम में सर्कम सेंटर नहीं निकालने पड़ेगा, तुमको ये पूरा लिख के दे देगा, एक पॉइंट निकालो ट्रायंगल के प्लेन में जहां से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर है, तुमको समझ जाना है भाई सर्कम सेंटर निकालना है। ठीक है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है लोगों को शीट वगैरह, डीपीपीस वगैरह, पेपर्स वगैरह में ये सब सवाल देख के सवाल छोड़ते हुए, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कौन सा पॉइंट पूछा है। ठीक है, तो तुमको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर क्या होता है, लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं बताता हूँ, और तुम लोग में भी करोगे ये चीज। ठीक है, देखो क्या स्टार्ट करते हैं, तीनों वर्टेक्स दे दिया, मान लो 1, 2 दे दिया, 3, 4 दे दिया और 5, 10 दे दिया। ठीक है, और मैं एक सवाल दे दिया, मैंने बोल दिया कि एक ऐसा पॉइंट निकालो ट्रायंगल के अंदर ही बोल दिया जहां से तीनों वर्टेक्स का लेंथ बराबर है। तो लोग क्या स्टार्ट करते हैं, ये लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर, तो इसको x, y मानते हैं। फिर ये डिस्टेंस फार्मूला और ये डिस्टेंस फार्मूला बराबर करते हैं, फिर ये डिस्टेंस फार्मूला बराबर करते हैं और सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बना के, उससे आंसर भी आ जाता है। ठीक है, और सही भी आता है, गलत तो ना आएगा, लेकिन टाइम बहुत लगता है। ठीक है, वही अगर तुम सर्कम सेंटर का कांसेप्ट लगाओगे, सर्कम सेंटर का कांसेप्ट क्या है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, ये पॉइंट आ गया, इसका स्लोप निकाला तो इसका स्लोप आ गया m1 m2 -1, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो सही रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट, लास्ट आज का नोट, पहला नोट, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल H, I, O, C, नहीं G, क्या है H, I, O, G? H for orthocenter, I for incenter, O for circumcenter और G for centroid, coincide समझ गए ना।
चारों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। क्यों लाई करते हैं? क्योंकि तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो इन सेंटर सॉरी मीडियन और क्या था एंगल बाइसेक्टर सर्कम सेंटर के लिए क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही लाइन बनती है। इसी के लिए मैं बार बार ना बोलता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मत बनाया करो क्योंकि सब एक ही जैसा दिखने लगता है। सब कुछ सारे एंगल बाइसेक्टर मीडियन सब एक ही जैसा दिखेगा। सेकंड पॉइंट, फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल H, I, O, G lies on a line। इस पॉइंट का कुछ खास काम नहीं है, इसको बस ऐसे लिख के छोड़ो, कोई खास काम नहीं आएगा। और थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एडवांस में, अगर तुमको याद होगा, H G O 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को लिखाया भी था। सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ortho center and circumcenter internally in the ratio of 2:1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं आईआईटी में पहले भी। ठीक है, तो ये हो गया काम खत्म। ये स्पेशल पॉइंट्स है, ये तुम लोग लिख लो नोट्स में, इसके ऊपर अपने सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट बहुत फास्ट पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लेना। चलो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।